ऐसे लोगों से बात करने का बहुत कम ही मौका मिलता है जो अपना सेटल्ड कैरियर छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए। एंटरप्रेन्योरशिप पे आ रहा था तो मैंने ये सवाल किसी मेंटोर से किया, व्हाट इज द राइट एज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो राइट एज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कौन सा मोमेंट था जो डिफाइनिंग मोमेंट था जिसपे आपने कहा कि नहीं यार अब जॉब नहीं करनी, मुझे अपना ही काम करना है? सेठ साहब हैं, वो गले पे खुद ही बैठेंगे, नोट गिनेंगे और वो कंट्रोल सारा अपना चाहते हैं। आपके इंटरनेशनल जो प्लेयर्स थे उन्होंने एग्जिट लिया मार्केट से, इन्होंने हमारी लोकल मार्केट को एक जनरल बिजनेस एनवायरनमेंट को ऐसे अफेक्ट किया। कितने लोग जो गए उनसे कितनी एंगेजमेंट हुई, कितना डायलॉग हुआ, कितना कन्विंस किया गया, और अगर नहीं किया गया तो ये अनदर पॉलिसी फेलियर है। आज के गेस्ट एक ऐसे फाइनेंस लीडर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के कॉर्पोरेट और एनर्जी सेक्टर को शेप किया है। एक्स डायरेक्टर बिजनेस फाइनेंस एट के इलेक्ट्रिक, CFO एट अरामको जेवी और फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम आईकैप, स्टैनफोर्ड सी ट्रेनर और आईकैप के मल्टीपल कमिटीज के एक्टिव मेंबर रहे हैं। उनके व्यूज सिर्फ थ्योरी नहीं, डेकेड्स ऑफ रियल एक्सपीरियंस का नतीजा है। प्रेजेंटिंग यू मुस्तफा कमाल। हमारा इकोसिस्टम ऐसा है जो फ्रेंडली है स्टार्टअप्स के लिए। फाउंडेशंस पे काम नहीं किया गया, हम जो है वो प्रोजेक्शन करते हैं, हम ऑप्टिक्स को मैनेज करते हैं। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो इस किस्म के बिजनेस लीडर्स क्रिएट कर रहा है जो नए बिजनेस आइडियाज सोच सकें? आइडियाज जनरेट करना इज नॉट द की थिंग बट द इम्पोर्टेंट एलिमेंट हाउ। कौन सी 3 आदतें हैं स्मॉल बिजनेसेस को उन पर फोकस करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके? बिजनेस मॉडल है वो टोटली जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है बिकॉज ऑफ द AI मार्केट फोर्सेस, व्हाटएवर इट्स एस्टैब्लिश्ड टुडे, यू कैन नॉट श्योर कि यार कल भी इसी तरह चलेगा। लोगों पे एतबार नहीं है या लोगों को लगता है सिनर्जी हमें कोई रिजल्ट नहीं देगी? ट्रस्ट तभी आता है जब वहाँ पे पॉलिसीज हो, प्रोसेसेस हो, सिस्टम्स हो, गवर्नेंस हो। क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल एक्सपर्टीज या लीडरशिप माइंडसेट? हमारी यहाँ बड़ा मिस्टेक की जाती है कि हम जो है एक्सपीरियंस की बेस पे लीडरशिप बना देते हैं, दैट इज नॉट द राइट वे। क्या मेंबर्स के लिए इंस्टीट्यूट वो सब कर रहा है जो मेंबर उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेंबर खुश नहीं है, ऐसे बहुत सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने अपनी मेंबरशिप रिलिंक्विश कर दी। ये इंस्टीट्यूट हम सब का है, हम सब मेंबर्स जो हैं इसको ओन करते हैं, तो ये पूरे मेंबर्स का इंस्टीट्यूट होगा कि हम अपने इंस्टीट्यूट को कहाँ देखना चाहते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों का माशाल्लाह से इंटरव्यू कर लिया अब तक जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में कदम रखते हैं, मगर अमूमी तौर पर वो लोग होते हैं जो अपनी जॉब के शुरुआत में होते हैं या उन्होंने अभी अपना करियर स्टार्ट किया होता है या यंग ग्रेजुएट्स होते हैं। बट ऐसे लोगों से बात करने का बहुत कम ही मौका मिलता है जो अपना सेटल्ड कैरियर छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए। तो आप बताएंगे कैसे आपका जहन बना एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आने का और क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, क्या खोना पड़ा इस दुनिया में कदम रखने से पहले? आई थिंक एक एंटरप्रेन्योरशिप पे कुछ बहुत ज़्यादा स्टडीज़ भी हुई हैं, और जब मैं एंटरप्रेन्योरशिप पे आ रहा था तो मैंने ये सवाल किसी मेंटोर से किया, बहुत सीजन प्रोफेशनल थे। उन्होंने कहा कि जो व्हाट इज़ द राइट एज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? तो यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो कि जो राइट एज जो रिसर्च कहती है और एम्पिरिकल रिसर्च होती है उसमें प्लस माइनस हो सकता है, दैट इज़ 45 ईयर्स। ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि यार ठीक है, एक आप करियर की एंड ट्रजेक्टरी में होते हो, एक बहुत शुरू का ईयर है जो आपने सही बात की है जिसमें नथिंग टू लूज है। एक फ्रेश ग्रेजुएट है, ही इज़ नो वेयर, तो वो कहीं पे भी जा सकता है और एंटरप्रेन्योरशिप क्लिक कर जाए, और ऐसे हमारे पास बेशुमार मिसालें बनती हैं। आई वॉज एट दैट टाइम अराउंड 40, ठीक है, और मेरे लिए उसमें ड्राइविंग फोर्स ये थी कि पाकिस्तान में बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप्स आ रही थी, एक इकोसिस्टम बन रहा था, स्टार्टअप्स का दौर था। तो आई ऑल्सो थॉट इन द एडटेक इंडस्ट्री, और मैं एक इंजीनियर फोकस प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहा था जिसमें मैंने काम भी किया, उसकी कुछ फीडबैक भी थी, हम उसकी चैलेंजेस पे बात कर सकते हैं। बट आई थिंक एज तो कोई सी भी हो सकती है। यस, यू आर राइट कि अगर हम कंपैरिजन करें एक एस्टेब्लिश करियर में और एक 0 पॉइंट पे खड़ा है या एक बिल्कुल टेल एंड पे अपने करियर के, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बीच वाले के लिए है, जो कि मेरे लिए भी थी, और मैं उसको मतलब पॉजिटिवली लेता हूँ, क्योंकि देखें उसमें आपके पास चांस होता है कि आप दोबारा भी कॉर्पोरेट में आना चाहें तो आप आ सकते हैं। सेकेंडली ये कि आप कॉस्ट इन टर्म्स आप एक सेटल्ड करियर में हो, एक लोग आपको एक प्रोजेक्शन के तौर पे देखते हैं, बट आपके पास अब आई थिंक दुनिया चेंज हो रही है। ये पहले का मिथ था कि यार एक सेटल्ड करियर में है। मैंने और भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स देखे जिन्होंने 40, 45 और 35 से 45 के दरमियान जॉब छोड़ी। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि आप एंटरप्रेन्योरशिप में किस पॉइंट को आपके स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। तो आई रियली फेल्ट कि मैं जो वो पॉइंट स्ट्राइक कर रहा था और वही मेरे लिए पॉइंट रेलिवेंट था। अच्छा, माशाल्लाह से आपको मौका मिला वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का, तो जब आप एक ख़ास किस्म की स्टैंडर्ड लिविंग में जी रहे होते हैं, ख़ास किस्म की वर्किंग इन्वायरमेंट के आदी होते हैं, और फिर बाहर आके एक अपना बिज़नेस ज़ीरो से खड़ा करना, अपने हिसाब से रिसोर्स को हायर करना, तो यूजुअली हम वो वर्किंग इन्वायरमेंट बाहर मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे उसमें कॉस्ट होती है। एक बड़े बिज़नेस में आप काम कर रहे होते हैं, उनके वो इस्टेब्लिश होता है, वो दुनिया की बेस्ट रिसोर्स हायर कर सकते हैं, एक बेहतरीन वर्किंग इन्वायरमेंट में लोगों को दे सकते हैं। बट एक ऐसा बंदा जो एक बेहतरीन वर्किंग इन्वायरमेंट में काम करने का आदी हो, बेहतरीन रिसोर्स के साथ काम करने का आदी हो, उसके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेट होता है कि वो
पे अपना बिजनेस खड़ा करे, उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसके अंदर उसको बंदे भी हायर करने हैं और बिजनेस भी रन करना है। तो आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा आप डिफ़िकल्ट पार्ट था बिजनेस का या कोई और पार्ट था डिफ़िकल्ट? नहीं, आई थिंक दैट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन कि यही सबसे ज़्यादा मुश्किल काम था कि जब आप एक कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में होते हो और ख़ास तौर पे आप एक प्रोफेशनल सेटिंग में होते हो और आप एक इंटेलेक्चुअल स्पेस को शेयर कर रहे होते हो, ठीक है, एंड व्हेन यू एंटरिंग इनटू योर ओन वेंचर, चाहे वो कोई किसी भी इंडस्ट्री में हो, और मेरा लकीली बहुत अच्छी चीज़ थी कि मेरा कॉर्पोरेट के अंदर ही वेंचर था। मतलब आई वॉज टॉकिंग टू द CEOs, आई वॉज टॉकिंग टू द हेड ऑफ HR, हेड ऑफ कमर्शियल्स, हेड ऑफ फाइनेंस, तो मुझे वो इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी मेरी वहाँ पे मैनेज हो रही थी। बट अगर कमिंग बैक टू द सेटअप और इंफ्रास्ट्रक्चर और एक उसको ऑपरेशन बनाने के लिए, यस, यू हैव टू एक्चुअली डील विद द पीपल हु आर नॉट दैट लेवल ऑफ द इंटेलेक्ट विच यू आर डूइंग राइट नाउ। तो उसमें देखें, सबसे पहले तो आपको उस चीज़ को रियलाइज़ करना होता है, मेलो डाउन करना होता है। से फॉर इंस्टेंस जब आई वॉज डायरेक्टर फाइनेंस, तो आप अपने लेयर के लोगों से, लेवल के लोगों से बात कर रहे होते हो, बट एट टाइम व्हेन आई वाज द अदर साइड ऑफ द टेबल, तो आपको दूसरी साइड से हो सकता है कोई GM HR ये भी क्या, यार मेरे AM से बात कर लो, इवन ट्रेनी से बात कर लो, राइट। अब वो जो स्पेस आती है इसमें बड़ा गैप होता है, क्योंकि आप एक सर्टेन लेवल को अचीव कर चुके होते हो, दूसरे एंड पे एक बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट से, और बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है जो कि अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए, कि जब हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रहे देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है किसी भी कॉर्पोरेट में, लोगों को जो है वो मोटिवेट रखना, लोगों को इंस्पायर रखना, लोगों की स्किल्स बढ़ाना, लोगों के चैलेंजेस पे काम करना, तो वो ट्रेनिंग डेवलपमेंट उन लोगों के हाथ में दे दी जाती है जो कि बिल्कुल नहीं होते, यार आप इस डिवीजन को चलाएं। तो ये चैलेंज मुझे भी फील हुआ, बट आई एक्चुअली सेट 3 रूल्स के। एक तो मुझे इस चीज़ की रियलाइजेशन थी कि मुझे एकदम चैलेंज आएगा, नंबर 1। नंबर 2, आई ऑल्सो ट्राई टू जो है मैच द लैंग्वेज, क्योंकि अगर जनरेशन Z है, मिलीनियर्स हैं, वो जिस तरह बात कर रहे हैं उनसे किस तरह जो है वो आपने ट्राई करना है। एंड तीसरी चीज़ ये कि यू हैव टू रिफ्लेक्ट कि वेयर आर द शॉर्ट कमिंग्स। तो आई एक्चुअली कोप इन दैट वे। अच्छा, माशाल्लाह से एक अच्छे से आपने बताया कि आप यू आर इन द मिड ऑफ योर कैरियर, राइट। इट्स अ वेल एस्टेब्लिश्ड कैरियर, इट्स अ वेल एस्टेब्लिश्ड जॉब। तो कौन सा मोमेंट था जो डिफाइनिंग मोमेंट था जिस पे आपने कहा कि नहीं यार अब जॉब नहीं करनी, मुझे अपने ही काम करना है, या आई हैव टू मूव टू द एंटरप्रेन्योरशिप? आई वॉज डूइंग वंडरफुली एट के इलेक्ट्रिक, जो मेरी मतलब एक सेकेंड होम के तौर पे है। मैंने स्टार्ट अपनी इंडस्ट्री वहाँ से की है। वंडरफुल लोग, वंडरफुल पीपल, वंडरफुल जर्नी, मतलब आई मस्ट से आई एम प्राउड ऑफ इट। और डिफाइनिंग मोमेंट यही था कि वहाँ जो सीखा उसने मुझे इतना कैपेबल किया कि आई कुड टेक दैट जाइंट लीप। अदरवाइज़ अगर बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें ये भी चैलेंज होता है कि उनकी वो स्किल सेट ही डेवलप नहीं होती, या उनकी वो सोच वहाँ तक नहीं होती कि यार वो उस अपने आप को कैपेबल समझें कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो आई मस्ट टेक प्राइड ऑफ माई जर्नी एट के इलेक्ट्रिक। एंड डिफाइनिंग मोमेंट मेरा वहाँ पे के इलेक्ट्रिक में जब था, जब मैंने देखा कि यार मैंने एक पीक अचीव कर लिया है, एक डायरेक्टर फाइनेंस एट द एज ऑफ 38-39 बन गया हूँ। तो वो मेरे लिए डिफाइनिंग मोमेंट था, यार व्हाट नेक्स्ट। I could become a CFO, I could join another organization, but if I take a break and take entrepreneurship journey now, it will help me the later part of my life altogether, all the way. तो वो एक मेरे लिए defining moment था कि I achieved the peak, and I thought कि I did a wonders in terms of the contribution I made, which has been acknowledged by all the people whom I worked with. The organization is so supportive, and then the key factor कि I take this different flavor of life and experience. अच्छा, माशाल्लाह से आपको लीडरशिप रोल्स में अब तकरीबन 2 डेकेड हो चुके हैं, राइट। तो आपकी नज़र में क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ या लीडरशिप माइंडसेट? अच्छा देखो, इस पे ना स्टैनफोर्ड ने बहुत मैसिव रिसर्च की और उन्होंने इसका एक पूरा पैरामिड बनाया है, ठीक है। एंड उन्होंने इस पे बात की कि यार किस पॉइंट पे लीडरशिप स्किल्स की ज़रूरत होती है, सॉफ्ट स्किल्स भी कहते हैं, पीपल स्किल्स भी कहते हैं, और किस पॉइंट पे टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत होती है। एंड यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि जो सीनियर लेवल है वहाँ पे जाके आपकी टेक्निकल स्किल्स कितनी रह जाती हैं, इट्स ओनली 15%। एंड इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स वो बिल्कुल आपकी डिमिनिश हो जाती हैं। एंड द मोमेंट यू ज्वाइन द इंडस्ट्री एट 0 पॉइंट ऑफ टाइम, येस यू नीड 100% टेक्निकल स्किल्स। लेट मी बी वेरी अपफ्रंट, अगर एक इंजीनियर है, डे 1 पे इंडस्ट्री आया, तो उसको तार से तार जोड़ना आना चाहिए, और अच्छा तार जोड़ना आना चाहिए, पर उसे ये पता होना चाहिए नहीं जोड़ा तो क्या कॉस्ट आएगी, क्या लॉसेज होंगे। बट ओवर द पीरियड व्हेन ही और शी बिकम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, देन द ग्रेजुअली उसकी जो जर्नी है 70%, 50%, 10-15% पे लीडरशिप पे ले जा जाती है। तो इट एंड देन वन अगेन इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे यहाँ बड़ा मिस्टेक की जाती है कि हम जो ना एक्सपीरियंस की बेस पे लीडरशिप बनाते थे, एंड दैट इज़ नॉट द राइट वे। व्हाट यू नीड टू कंसिडर कि हम वैल्यू की बेस पे लीडरशिप बनाएं। हम ये देखें कि वो बंदा अपनी जर्नी में ग्रेजुअली क्या प्रिपेयर हुआ है लीडर बनने के लिए या नहीं हुआ। एंड दिस इज़ द चैलेंज। जो हम बात करते हैं 15% की, बहुत सारे लीडर्स आप ऐसे देखोगे, और मैंने विटनेस किया, जो लीडर्स बनने के बाद भी 50% टेक्निकल इनपुट दे रहे हैं,
and there is no point, and that's a mismatch. So if you study and you read the books, you read the literature out there, तो ये बड़ा established literature है कि हमें लीडरशिप को ओवर द पीरियड ग्रो करना है, और 15% टॉप पे और मिड मैनेजर पे 50-50 होगा नीचे लेवल पे, और टुगेदर रिवर्स प्रोपोजिशन है, वहाँ पे आपको मेजॉरिटी टेक्निकल स्किल्स चाहिए। अच्छा, माशाल्लाह से अब आप एंटरप्रेन्योरशिप में भी लास्ट 3 इयर्स हैं, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान के जितने नए स्टार्टअप्स आए माजी के अंदर, जो अभी 2019-20 के बाद बहुत तेज़ी से हमने देखा बहुत सारे स्टार्टअप्स मार्केट में आए, और जितनी तेज़ी से आए उतनी तेज़ी से बंद भी हो गए, ठीक है, और मोस्टली बंद हुए फाइनेंशियल स्ट्रगल की वजह से, तो आपको क्या लगता है इसकी बुनियादी वजह स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ का ना होना है, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ का ना होना है, या कोई और तीसरी वजह? आई थिंक टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी हैं, आइडियाज़ भी अच्छे हैं लोगों के पास। द इकोसिस्टम मैटर्स अ लॉट, कि व्हाट इज़ द इकोसिस्टम, ठीक है। नंबर 1 कि हमारे यहाँ क्या एंटरप्रेन्योरशिप का इकोसिस्टम है, कि हमारे यहाँ उस तरीके से बिज़नेस करने वाले को इनकरेज किया जाता है। जैसा आप यूएस की एग्जांपल लें, वो बिल्कुल एक आउटलायर एग्जांपल हो जाएगी कि इतना इकोसिस्टम होता है, लोगों को कहा जाता है कि यार आप बिज़नेस में आए, ठीक है। यहाँ पे देखें तो अगर मैं आपसे कहूँ कि बिज़नेस करना एक जिहाद करने के मुतारिफ है, ठीक है, आपको इतने चैलेंजेस हैं, आपको ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट, एंड सेकेंडली लोग भी आपको अजीब सी नज़रों से देखते हैं, बट जो कैश फ्लो इज़ द मोस्ट कंसर्न, कि आप कितनी ज़्यादा कैश फ्लो जनरेट करते हैं। नंबर 1 बिज़नेस आइडिया में इटसेल्फ बड़ी जो है वो दम होना चाहिए, स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, जो मैं अपनी रिफ्लेक्शन शेयर करूँ, एंड साथ आपने करना है, लोगों को जोड़ना है। यू कैन नॉट बी, ठीक है, एग्जांपल्स हैं हमारे पास जिसमें एक बंदा आया, वो आज भी एक ही बंदा है और उसने अपनी एसएमसी बना लिया, वो चला है। बट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मिंगलिंग टुगेदर, पीपल्स के पार्टनरशिप करें, कोलैबोरेट करें, तो मुझे लगता है जो तीसरा फैक्टर मिसिंग लगता है कि लोग अपने आइडियाज़ पे, अपने बिजनेस पे, और मैंने और भी बहुत सारे आइडियाज़ पे काम किया जो मैं पास्ट में जब एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के दौरान, तो लोग ओपन नहीं होते अपनी आपको दूसरे आइडिया से जो है वो कोलैबोरेट करने के लिए। वो चाहते हैं यार पाई 100% अपने पास रखें, एंड दैट्स द मिसिंग लिंक। एग्जैक्टली। तो ये पाए अपने पास रखने की क्या वजह है? लोगों को क्या था, लोगों पे एतबार नहीं है, या लोगों को लगता है सिनर्जी हमें कोई रिजल्ट नहीं देगी? इसका लोगों के एतबार से ताल्लुक़ तो नहीं है, इसका बहैसियत कौम हमारी कल्चरल और हमारी इंसानी जो वैल्यूज़ हैं उससे ताल्लुक़ है। आज भी अगर आप देखें, मैं नाम नहीं लूँगा, बट बहुत सारे पाकिस्तान के ब्रांड हैं जो बहुत स्केल को अचीव नहीं कर पाए, ठीक है। उनकी रीज़न की आती है कि यार सेठ साहब हैं, वो गले पे खुद ही बैठेंगे, नोट गिनेंगे, और वो कंट्रोल सारा अपना चाहते हैं। तो 2 चीज़ें, जब आप स्किल पे जाते हो ना, आप कंट्रोल लूज़ करना पड़ता है, आपको लोगों पे ट्रस्ट करना होता है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपको अपने आप ओपन जब करते हैं, तो देन अदर पीपल विल ऑल्सो टेक अ शेयर ऑफ योर ग्रोथ, एंड दीज आर ऑल द वैलिड इस्टेब्लिश एग्जाम्पल्स इन द वेस्ट। के स्टारबक्स ले लो, तो उसने पूरी दुनिया में स्टोर्स खोल दिए, बट हमारे क्या कोई कम है खाने के फूड आउटलेट्स। अब एक आपको पता है एक आउटलेट है जिसने बड़ा मैसिव स्केल किया है, तो उसके रीज़न हम देख सकते हैं कि यार उनका ओपननेस थी, ठीक है। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि बहैसियत कौम जो है हमारे में ओपननेस नंबर 1, नंबर 2 कंट्रोल रखना, ठीक है, और नंबर 3 ये कि हम जो है वो प्रोसेसेस एंड पॉलिसीज़ और सिस्टम्स को पे स्पेंड नहीं करना चाहते, ठीक है। तो जब लोग इस पे स्पेंड नहीं करना चाहते, तो दे वांट तो दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। ट्रस्ट तभी आता है जब वहाँ पे पॉलिसीज़ हों, प्रोसेसेस हों, सिस्टम्स हों, गवर्नेंस हो। तो इसकी क्या वजह है इन जनरल? जैसे कि आपने बयान किया कि वो सेठ साहब चाहते हैं कि खुद गले बैठे हैं और पूरा कंट्रोल अपने पास रखें, तो लोग क्यों एक्सपेंड नहीं करना चाहते एट द कॉस्ट ऑफ कि थोड़ा कंट्रोल लूज करते हैं? ये देखो पॉजिटिव नेचर है ना, मैं पॉजिटिव नेचर है, ठीक है, सब मेरा, हाँ सब मेरा, ठीक है ना। आप ये देख लें, ये आपको टॉप फ्रॉम द टॉप, मैं ग्रो नहीं करूँगा बट सब मेरा है, सब मेरा। तो आप ये देख लें, आपको ये जो माइंडसेट है, ये एक छोटे ठेले वाले से लेके एक टॉप पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट और किसी भी लेवल पे आप चले जाएं, तो ये वहाँ पे आपको नज़र आएगा। तो ये एक हमारी नेचर का पार्ट है जो मैं कहूँगा, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें वो लोग पाकिस्तानी जिन्होंने इसको अपने आप को ओपन किया, कोलैबोरेट किया, दे आर डूइंग अ सक्सेसफुल स्टोरीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। और दुनिया है ही नाम कोलैबोरेशन का। टुडे कोलैबोरेशन इज़ द नेम ऑफ द गेम। पार्टनरशिप्स, कोलैबोरेशन, आपको पाई को बड़ा करना है, सिनर्जीज लानी है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव करनी है, यू हैव टू एक्चुअली कोलैबोरेट। ठीक। कौन सी 3 आदतें हैं, जैसे कि अभी आपने एक आदत का भी तस्करा करा, जो आपको लगता है कि स्मॉल बिजनेसेस को उन पर फोकस करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके आने वाले टाइम में? देखिए, सबसे पहले 1 पीपल, ठीक है, कि आपके साथ लोग क्या हैं,
ना, ठीक है। नंबर 2, कोर ऑपरेशंस आप अपने हाथ में रखें, नॉन कोर को आप आउटसोर्स करने की करें, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा, मैंने इस चीज़ को खुद भी स्टेप विटनेस किया कि बहुत ज़्यादा आपकी जो एफर्ट्स हैं वो उन चीज़ पे लगती हैं जो कि नॉन कोर होती हैं आपकी, तो इस पर आपको काम करनी चाहिए। नंबर 3 ये कि जो आपका बिजनेस मॉडल है वो टोटली जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है बिकॉज ऑफ द AI, मार्केट फोर्सेस हियर एंड देयर, तो वट एवर इट्स एस्टैब्लिश टुडे यू कैन नॉट श्योर कि यार ये कल भी इसी तरह चलेगा। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने बिजनेस मॉडल को कंटिन्यूसली आपने जो है मॉनिटर करना है कि हमें इसको इवॉल्व करते रहना चाहिए। वेयर देयर इज अ डिस्ट्रप्शन, आप ये कि स्ट्रेटजी सक्सेसफुल हो गई, नाउ कम विद अनदर सक्सेसफुल स्ट्रेटजी फॉर द नेक्स्ट फेज, यू शुड नॉट स्टॉप। तो पीपल साइड नंबर 1 मैंने बात की, इसके ऊपर हम काम करें, डिस्ट्रप्शन के ऊपर बात का काम करें, और तीसरी चीज़ जो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर की। अच्छा, 2 कॉन्सेप्ट्स बड़े हम सुनते हैं, कटिंग द कॉस्ट कट कर दें, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, या बिजनेस एक्सपेंड करते हैं। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आप मिला के कैसे देखते हैं और इंडिविजुअली कैसे देखते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए इन दोनों को समझना? कॉस्ट कटिंग, जो मैं अगर आपका सवाल समझाऊंगे, कॉस्ट कटिंग कर जाए तो उससे बिजनेस ग्रो करेगा, प्रॉफिट एग्जैक्टली ग्रो करेगा बिजनेस, तो हाँ मतलब प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये नैरो अप्रोच है, ठीक है। और बीइंग अकाउंटेंट बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि कॉस्ट कटिंग जो है वो हम बड़ा उसको प्राइड फील करते हैं, जबकि आप वेस्टर्न वर्ल्ड जाते हो, इट्स नॉट अबाउट द कॉस्ट कटिंग। इसमें पहले एक चीज़ समझने की जरूरत है, बिकॉज आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन द कॉस्ट कटिंग मेजर्स एज वेल एंड सारी चीज़ें, और इवन जब हमने 2011 में के इलेक्ट्रिक के कोर ऑपरेशंस को ओन किया, नॉन कोर को हमने थर्ड पार्टी के थ्रू दिया, तो वो भी मैंने उस जर्नी से टर्न अराउंड की गुजरा हूँ। तो जो मैं समझता हूँ, एक तो कॉस्ट कटिंग की जगह कॉस्ट रैशनलाइजेशन की ज़रूरत है कि आप कॉस्ट किस तरह रैशनलाइज करते हैं, नंबर 1। एंड अकाउंटेंट को बड़ा ओपन होना चाहिए। मतलब कॉस्ट कटिंग जब हम बात करते हैं ना, इस लफ्ज़ से ही जो है बहुत सारे लोगों को नेगेटिव कोनोटेशन ध्यान में आ जाती है, यार कॉस्ट कटिंग व्हाट डज इट मीन। ठीक है, कॉस्ट कटोगे, लेट्स टॉक अबाउट द रैशनलाइजेशन फर्स्ट। नंबर 2, आपने ये देखना है कि जो आप स्पेंड कर रहे हो वो वैल्यू कितनी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो देयर आर गुड कॉस्ट, देयर आर बैड कॉस्ट। आप ये देख सकते हो कि जो बैड कॉस्ट है, जिससे मुझे रिटर्न नहीं आ रहा, जो मेरे लिए संक कॉस्ट का पार्ट बन रही है, जो मुझे कोई बेनिफिट नहीं दे रही, मैं उसको रिड्यूस करूं। बट मैं ऑल टुगेदर एक मैसेज ये ना दूं कि यार मैं कॉस्ट कटिंग स्प्री में चल रहा हूँ और मैं हर चीज़ अब कॉस्ट कट होगी। जैसे लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को सबसे पहले कहते हैं यार कॉस्ट कट कर दो। अब दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट फंक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन कि लोगों का स्किल सेट है, लोगों की मोटिवेशन लेवल है, लोगों को ठीक है सैलरी आप देते हैं, दैट इज़ वन पार्ट, बट एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन एक बड़ी मैटर करती है, लोगों को एक कल्चर कौन सा दे रहे हैं। तो व्हाट आई मस्ट से, एंड आई ऑल्सो वाज अ बिजनेस पार्टनर ऑफ HR एंड मार्केटिंग एंड सपोर्ट फंक्शंस इन की इलेक्ट्रिक, आई रियली गेन कि यार कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट को राइटली स्पेंड करना इज़ एन आर्ट, ठीक है। एंड उसके बाद आपके पास ऑपरेशनल एक्सीलेंस अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, जो कि लिंक होती हैं कि यार आप क्या चीज़ बेहतर कर सकते हो। अगर हम एक चीज़ के ये बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, या हम इस बिज़नेस में, तो इट्स नॉट अबाउट कि मुझे कॉस्ट कम करनी है तो मैं 3 की जगह 2 बंदों से टेबल बनवाऊँ। नो, मुझे ये देखना है कि यार ये 3 बंदे कितनी प्रोडक्टिव टेबल्स और बना सकते हैं। दैट इज़ द ऑपरेशनल एक्सीलेंस सॉर्ट ऑफ थिंग्स विच आई शुड कंसिडर। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं अपने एरिया के, और एज अ CFO सर्व कर चुके हैं, एज अ डायरेक्टर फाइनेंस सर्व कर चुके हैं, और माशाल्लाह से आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप का भी आइडिया कर लिया है। तो आपको आइडिया है कि हमारे पास मेजॉरिटी जो बिजनेसमैन है वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स नहीं होते, वो फाइनेंस के लोग नहीं हैं, या वो शायद जो बिज़नेस कर रहे हैं वो उसके भी एक्सपर्ट नहीं होते, उन्होंने बिज़नेस सीखा होता है अपने किसी घर के बड़े से या कुछ फैमिली से। तो अमूमी तौर पे इस किस्म के सीडिया वर्किंग एनवायरनमेंट जब वो लोग बड़े हो रहे होते हैं तो वो कुछ चीज़ों को कंफ्यूज करते हैं, लेट्स से प्रॉफिट और पॉजिटिव कैश फ्लो। एज अ CFO आपको उनको समझाना पड़ेगा, सिंपल वर्ड में समझाएं कि इसमें क्या फ़र्क है, तो आप कैसे समझाएंगे? कैश फ्लो जो है ना, वो आपकी ब्रीथिंग स्पेस है, जो आप सांस ले रहे हो आज, ठीक है। अगर ये आना ऑर्गेनाइजेशन को बंद हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन डूब जाएगी। और इसकी क्लासिक एग्जांपल मैं 2006-07 में PIA के ऑडिट में था, और दे स्टार्टेड टू मेक लॉसेस प्रायर टू दैट ऑल्सो, एंड उस पीरियड में भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। बट क्या है, कैपिटल इंजेक्शंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उन्हें लगाती है टाइम टू टाइम, और वो कैश फ्लो आता रहता है, वो किसी भी तरीके से आ रहा होता है। दैट हाउ ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव, स्पेशली लाइक SOEs की हम बात करें, स्टेट और जो ओन एंटरप्राइजेस की, तो वो कैश फ्लो पे ही बेस कर रही हैं। यस, दे वांटेड टू मेक प्रॉफिट, बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद देयर ऑपरेशन, क्योंकि कैश फ्लो ने सर्वाइव कर रहा है। तो अगर किसी को लेमैन में समझाना हो, और आई थिंक लेमैन में जो लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे आर मोर अवेयर ऑफ द कैश फ्लो कि यार आज के आखिर में मेरे पास पैसे कितने गिरे जेब में, ठीक है, प्रॉफिट तो मैं देख ही लूँगा। तो हमें जो चीज़ है वो ये कि यार प्रॉफिट जो कैश फ्लो जो है, 2 डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। इफ़ यू आर सेलिंग ऑन क्रेडिट से फॉर इंस्टेंस, ठीक है, बड़ा सिंपल है कि आपको, अगर मैं लेमैन में समझाऊँ कि आपकी सैलरी अगर 1 लाख रुपए आज मैं तय करता हूँ, और मैं कहता हूँ नहीं यार 1 लाख सैलरी है, बट मैं आपको दूंगा 1 साल बाद, और उस वक्त आप मुझसे 1.25 लाख ले लीजिएगा, बट क्या आप मेरे पास जॉब करेंगे?
द आंसर वुड बी नो, ठीक है। तो दैट्स द इजी वे कि यार वो कैश फ्लो आज कितना ज़रूरी है। वो 1 लाख चाहे आप मुझे 95 कहोगे तो मैं 95,000 पास एग्री कर जाऊँगा, बट दैट इज़ द कैश फ्लो। इवन मैं 1 साल में उस पर अर्न कर रहा हूँ, 1.25 लाख भी आपसे ले रहा हूँ, बट यू माइट नॉट एग्री टू दैट। तो आई थिंक दीज आर द, बट द स्टेट्स आर वेरी शार्प, दे नो, दे आर वेरी स्मार्ट कि यार कैश फ्लो, हाउ मच कैश फ्लो, पैसे से पैसा बनाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह से आप डिजिटल और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का ये पार्ट रहे, गिवन दैट आपने उनको लीड भी किया, तो पाकिस्तान के अंदर इस ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे देखते हैं आप? पाकिस्तान में ये ट्रांसफॉर्मेशन अब ग्रेजुअली आ रही थी, जो कि थोड़ी बूम भी हुई है लास्ट 5 ईयर्स में, स्पेशली कोविड के बाद। और उसमें इशू ये हुआ कि जो हमारी फैमिली ओन बिजनेसेस हैं, स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हें इस चीज़ की समझ आ गई कि यार मैं अगर स्केल करता हूँ, या मैं जो अभी हम बात कर रहे थे कि यार वो 1 से 2 आउटलेट, 2 से 30 आउटलेट, अब आप हमारे अगर फैशन क्लोथिंग की बात करें तो मैसिव आउटलेट्स, मैसिव एक्सपेंशन, इवन नॉट इन ओनली इन पाकिस्तान बट ऑल्सो अब्रॉड। तो ये कैसे चलेगा सिस्टम, ठीक है। ये वो मुंशी फाइल जो है बगल में दबा के बैठा है, साथ में खाते खुला हुआ है, दैट इज़ नॉट ऑन। वो से स्केल पे आप नहीं हो, आपने आज स्केल डिफरेंट। तो एक तो उनको स्केलेबिलिटी से इस बात की समझ आ गई, क्योंकि हमें कोई सिस्टम प्रोसेसेस चाहिए होंगे। सेकंड जो इसकी रियलाइजेशन हुई वो उनकी नई जनरेशन जब आई, क्योंकि जब हमारा अगर देखते हैं कि 40s 50s के जो लोग थे, फिर 70s में एक सेकंड जनरेशन थी, फिर अब जो 2002 में 2000 से ऑनवर्ड्स उनकी नई जनरेशन आई है, वो ऑल टुगेदर कंप्यूटर से भी लोग हैं जिन्हें आईटी का बारे में पता है, और उन्होंने फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाके ये चीज़ लगाई। बट स्टिल वी आर नॉट एट द पीक ऑफ दिस, अभी स्टिल ग्रो कर रहा है, क्योंकि इसकी कॉस्ट साइड भी है, टेक्निकल चैलेंजेस भी हैं, और इसकी को जो सेल करने वाले हैं उसकी भी बड़ी, मैं क्लोजली वर्क करता हूँ उन लोगों के साथ जो ये सेलिंग बिजनेस में, ERP के इम्प्लीमेंटेशन बिजनेस में, तो ये भी बड़ा मैटर करता है कि आप क्या स्टोरी दे रहे हो। बट आई थिंक इट्स ग्रेजुअली ऑन द राइट डायरेक्शन। अच्छा, अभी रिसेंट टाइम में जब बहुत सारे जो आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स थे अभी मार्केट से रिसेंट टाइम में उन्होंने एग्जिट लिया, या आप ये कह लें कि लास्ट 2-3 ईयर्स में काफ़ी लोगों ने एग्जिट लिया, तो हमने काफ़ी मर्जर्स देखे, एक्वाइजेशंस देखी। आपको क्या लगता है ये जो बिजनेस मर्जर एक्वाइजेशन हुए हैं, आपके इंटरनेशनल जो प्लेयर्स थे उन्होंने एग्जिट लिया मार्केट से, इन्होंने हमारी लोकल मार्केट को, इन जनरल बिजनेस एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट किया? देखो, जिस पीरियड में ये लोग खुद काम कर रहे थे ना, तो वो तो बड़ा बूम और गोल्डन पीरियड था, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है वो उसके लिए जो 2-3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, एक तो वो लॉ एंड ऑर्डर को दिखता है, ठीक है, और सेकेंडली वो दिखता है कि यार पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशंस की कंटिन्यूटी, ठीक है, एंड तीसरा वो दिखता है कि यार रिटर्न, ठीक है। तो अगर आप तीनों चीज़ों में 1950s से अगर मुख्तलिफ फेजेस पे बात करो, हम बहुत पीछे नहीं जाएंगे, बट रिसेंटली जो चैलेंज आया वो ये आया कि लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी पाकिस्तान में शहरों में तो बेहतर हुई, स्पेशली हम कराची की बात करें लास्ट 10 ईयर्स, और उससे पीछे अगर हम देखें तो काफ़ी चैलेंजिंग जो हमारा हिसाब किताब था यहाँ पे। बट स्टार्ट में जो पॉलिसीज एंड रेगुलेशन दे आर नॉट एक्चुअली इन कंटिन्यूटी, दे हैव बीन चेंजिंग टाइम टू टाइम, अगेन एंड अगेन। हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें, करंट अकाउंट की बात करें, हम FDI की बात करें, हम PSDP की बात करें, तो वो जो इन्वेस्टर है उन तमाम चीज़ों को देखता है कि पॉलिटिकल सर्टेनिटी कितनी है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 3 जो मैंने आपसे बात की कि वो देखता है कि यार मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल सर्टेनिटी इकोनॉमिकली लिंक है। जब डॉलर आपका ऊपर चला जाता है तो आज अगर वही PNG का 5 साल पहले या 10 साल पहले जो रिटर्न कमा रहा था, वो डॉलर टर्म्स में रिटर्न डिमिनिश हुआ है, और ड्रास्टिकली डिमिनिश हुआ है, ठीक है। इट्स नॉट इन के यार 10% से 20 हो गया। अगर हम बात करें तो अगर 105 से डॉलर पिछले 10 सालों में, 7-8 सालों में 200-300 की करीब पहुँच गया, तो इट्स 3 टाइम्स डिमिनिश। तो ये बहुत पिंच करती है। फिर वो मॉडल अपने ग्लोबली भी चेंज करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट रिस्ट्रक्चर कर रहा है, नाउ दे आर टॉकिंग कि यार मैं ज़्यादा बेहतर, अब AI का दौर है, मैं क्यों पाकिस्तान में ऑफिस इस्टेब्लिश करूँ। PNG सीमेंस ने ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया ओवर द पीरियड, एक बहुत बड़ा नाम होता था, और उनका एक जो सेटअप है बहुत स्मॉल स्केल पे चला गया है। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है क्या, और पाकिस्तान डिस्पाइट द फैक्ट पाकिस्तान इज़ द 5th पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, तो देयर शुड बी पॉलिसीज़ and regulations which should be in perpetuity rather than affecting by the change of the government. इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, राइट, जिसका एक डायरेक्ट लिंक है। और तीसरा ये कि आपने इंगेज करने की ज़रूरत है। अब मुझे ये इस चीज़ का नहीं अंदाज़ा कि कितने लोग जो गए उनसे कितनी इंगेजमेंट हुई, कितना डायलॉग हुआ, कितना कन्विंस किया गया, और अगर नहीं किया गया तो ये अनदर पॉलिसी फेलियर है। मतलब समबडी इज़ गोइंग, तो ऐसा हमें नहीं है कि ईमेल से चले मुझे और आपको तो वो सोशल मीडिया से पता चल गया, बट गवर्नमेंट से तो इंगेजमेंट होनी चाहिए यार, हम बात करेंगे आपसे, मतलब उनके निगोशिएट करना चाहिए यार, व्हाट डू यू वांट। तो मुझे लगता है दीज आर द पीसेस, इफ़ वी कंबाइन टुगेदर देयर कुड हैव बीन डिफरेंट जो है वो पिक्चर। अच्छा, माशाल्लाह से एंटरप्रेन्योरशिप में रहने की वजह से आपको इकोसिस्टम कोई बहुत परफेक्टली आइडिया हो गया, क्योंकि कॉर्पोरेट में बैठ के तो मेरे पास इतना हमें आइडिया नहीं हो पाता कितने ख़तरनाक हालात है।
तो क्या लगता है आपको पाकिस्तान के अंदर स्टार्टअप का, एंटरप्रेन्योरशिप का क्या फ्यूचर दिखता है? आई थिंक देखिए स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप ना हमारे 2-3 हम इसको अगर इवैल्यूएट करें बकेट्स में, सेगमेंट्स में, तो एक वो है जो कि गाँव में कि हमारी स्टार्टअप की है कि यार वो एक मतलब वहाँ से कोई एक है जो कि एक मेन स्ट्रीम पे नहीं है, एक रूरल एरिया में वहाँ पे स्टार्टअप कर रहा है, वो छोटे छोटे स्केल पे जो है अपने काम कर रहे हैं। एक है कि वो लोग जो कि मिडिल क्लास में से एक वो स्टार्टअप जर्नी में आ गए, एंटरप्रेन्योरशिप में आ गए। जो तीसरा चैलेंज जो मुझे लगता है तीसरा बकेट है वो लोग हैं जो बाहर पढ़ के आए, जिनके बाहर कनेक्शन है, बाहर नेटवर्क है, ठीक है, वहाँ किसी स्टार्टअप के साथ कनेक्ट है, उनके लिए एक स्पेस ऑल टुगेदर बिल्कुल डिफरेंट है। उनके लिए फंडिंग्स भी अवेलेबल हैं, उनके लिए मेंटरिंगशिप भी अवेलेबल है। जो बीच वाला लेयर है वो स्ट्रगल करता है कि यार मैं किस तरह सेकंड में चले जाऊँ, और हो सकता है उसके आइडियाज़ उस स्केल पे जा ही ना सकें क्योंकि उसे वो इकोसिस्टम ही अवेलेबल नहीं है जो कि एक उस पर उसको अवेलेबल है जिसने वो बाहर काम किया या बाहर से पढ़ा या बाहर कनेक्टेड है। और तीसरे लेवल पे हम ग्रेजुअली जो है वो हम बात कर रहे हैं बहुत ही लो बेस पे, या हम रूरल एरियाज़ में बात करें कि वहाँ पे भी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप की एक है, क्योंकि बहुत सारे लोग वो कहते हैं यार हमें जॉब नहीं करनी, हमें अपना काम करना है। तो मैं ये समझूँ, मैं मतलब आई वुड हमारी जो ज़्यादा फोकस है ना वो ये कि हम तीसरी लेयर को बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं कि यार ये फंडिंग आ गई, ये हो गया। हमें जो काम करने की ज़रूरत है वो ग्रास रूट लेवल पे करने की ज़रूरत है, और इस पर अब गेन टाइम लगेगा क्योंकि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में वो तीसरा वाले लेवल को तो बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं, $10 मिलियन, $15 मिलियन। जो ग्राउंड लेवल पे जो एंटरप्रेन्योरशिप हो रही है, SMEs जो हैं जो कि सिंगल सोल प्रोप्राइटर हैं, जैसे US के अंदर सोल प्रोप्राइटर पे बड़ा फोकस है। और आप यू वुड बी फैसिनेटिंग टू नो कि 70-80% जो इकोनॉमीज़ फेस करती हैं जर्मनी में, US में, वेस्ट में, वो SMEs होती हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। मैं खुद देखता हूँ हमारे यहाँ स्मीडा है, बट मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल नज़र नहीं आता वर्कशॉप्स या कोई इस तरह की। एक होता है ना कि जिसमें आप कहें यार दिस इज़ अ नेशनल कॉज, वो बड़ा मिसिंग लिंक है। आपने माशाल्लाह से जायंट्स के साथ काम किया और उनके SOPs देखे, उनके वर्किंग स्ट्रक्चर देखे, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर कौन से वर्किंग स्ट्रक्चर्स हैं, कौन से SOPs हैं जो हमारी SMEs लैक करती हैं, जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस से ग्रो नहीं कर पाती? आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ गवर्नेंस। ठीक है, व्हाट इज़ द गवर्नेंस स्ट्रक्चर? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट गवर्नेंस स्ट्रक्चर, इट्स अबाउट पीपल, कौन लोग कहाँ पे, प्रोसेसेस डिफाइन है या नहीं है, ठीक है, एंड सिस्टम्स, ठीक है। जैसे SAP इटसेल्फ एक सिस्टम है, ठीक है। अब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में था जहाँ मैंने एक रिकॉर्ड टाइम में, बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर SAP को अपग्रेडेशन का अप्रूव कराया। तो आई वॉज कन्विंसिंग द बोर्ड कि यार हम जो है वो अगर $1 बिलियन और मोर देन दैट उसको इनफ्लो करते हैं और नहीं स्पेंड करते हैं क्योंकि वो आपकी परचेजेज में और एक्सपेंसेस में जाता है। तो जब हम बात करते हैं $2-3 बिलियन की एक ट्रांजेक्शन एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो व्हाट इज़ द सिस्टम बिहाइंड जो कि उसको पूरा कैप्चर कर रहा है, क्या ट्रांसपेरेंसी दे रहे हैं, क्या विजिबिलिटी दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो IT सिस्टम्स पे नंबर 1 और गवर्नेंस सिस्टम पे, दीज टू आर द फाउंडेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। और ये बड़ा लैक होता है कि IT को अगर उसने आइसोलेटेड रखा हुआ है, कॉर्नर रखा हुआ है, तो IT पे स्पेंड नहीं होगा, हर चीज़ जो है वो फिर बहुत नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाती है, क्वेश्चनेबल हो जाती है। दूसरा गवर्नेंस स्टार्ट होती है फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि बोर्ड वहाँ पे कौन है, कौन लोग सुपरवाइज कर रहे हैं, गवर्निंग बोर्ड किस तरीके का है, डाउन द लाइन मैनेजमेंट किस तरह की हायर की हुई है, कितनी प्रोफेशनल है, कितनी इम्पार्शियल है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को किस तरह देखा जा रहा है, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, एथिकल वैल्यूज़ क्या हैं। और ये एक चीज़ कहलाती है मैंने मुझे पढ़ने का शौक है, मैं एक बुक में पढ़ रहा था बड़ी चीज़ कि जो स्मेल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं ना तो आपको उसकी एक स्मेल आती है। जैसे मैं यहाँ पॉडकास्ट करने आया तो मुझे एक स्मेल आ रही है, गुड फील आ रही है कि नहीं यार सिस्टम आ दिया, बड़ा अच्छा है, मस्ट कॉम्प्लीमेंट दिस। बट आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा चैलेंज आता है कि किस किस्म की जो है वो इसकी स्मेल है। एंड दिस इज आर द फैक्टर जो लोग छोड़ के चले जाते हैं अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से चले जाते हैं बुरी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के, या जो कि क्वेश्चनेबल होती हैं ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये स्टार्टअप के अंदर तो ज़्यादा स्टेट हायरार्की होती है, तो जो उसका ऑनर होता है या फाउंडर होता है वही वाइब क्रिएट करता है, या आपके वर्ड्स में स्मेल क्रिएट करता है। तो इज़ इट नेसेसरी कि जो फाउंडर आए वो इज़ बेटर कि वो किसी इंक्यूबेशन सेंटर से होता हुआ आए, तो उसके पास कोई बेसिक एथिकल ट्रेनिंग हो ताकि वो स्मेल या वो वाइब क्रिएट कर सके जो लोगों को अट्रैक्ट करे? आई थिंक ट्रेनिंग तो देखो हर कोई नहीं कर पाता। कुछ लोग एजुकेशन बैकग्राउंड से एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं, और कुछ हम देखते हैं बिल्कुल इलिटरेट होते हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें नवाजा होता है, या उनका एक माइंडसेट होता है।
जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ना वो ये कि यार पीपल वैल्यूज़ क्या हैं आपकी, दिस इज़ समथिंग द कोर ऑफ एनी बिजनेस। क्या आप पीपल वैल्यूज़ क्या हैं? आज भी अगर हम देखते हैं अमेज़न बैंक की एग्जांपल लें कि यार 20 ईयर्स पहले हुआ था और आज क्या स्केल पे चला गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगर पीपल कनेक्टेड हैं, जिन लोगों ने स्टार्ट किया, जिन लोगों ने उनके साथ जुड़े, वो उन लोगों को वैल्यू करते हैं और वो वैल्यूज़ आज तक परपेचुटी में चल रही हैं। तो जो बेसिक ट्रेनिंग मुझे लगता है हमारे जो स्टार्टअप्स के साथ या जो एक नीचे लेवल पे भी लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं वो ये यार पीपल को वैल्यू करें। ठीक है, ये एक पार्ट बहुत ज़्यादा मिसिंग है। पीपल वैल्यूज़ क्या हैं? इट्स नॉट ओनली अबाउट क्या राउंड द क्लॉक बिजनेस चलाना है, बस ग्रो करना है। यू ऑल्सो थिंक अबाउट द लाइफ ऑफ एंड पर्सनल लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल। अच्छा, वादे बहुत किए गए हैं माजी में भी अभी भी कि भाई हम एक ऐसा इकोसिस्टम देंगे जहाँ बिज़नेस सस्टेनेबल होंगे, स्टार्टअप फ्रेंडली इकोसिस्टम होगा। बट आपको क्या लगता है कि ये वादे पूरे हो पाए हैं या अभी ऐसा हकीकत है हमारा इकोसिस्टम ऐसा है जो बिज़नेस को सस्टेनेबिलिटी दे रहा है और इकोसिस्टम फ्रेंडली है स्टार्टअप्स के लिए? कौन जीता है तेरे जुल्फ के सैर होने तक। पॉइंट ये है कि देखें जो भी इंटरफेस है ना, चाहे आप वो किसी भी बॉडी को ले आएँ, वन विंडो ऑपरेशन ले आएँ, कोई किसी के नाम से जो है वो फैसिलिटेशन सेंटर बना लें, वॉट एवर यू कम, इट ऑलवेज बेस्ड ऑन द फाउंडेशंस। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो चैलेंज है वो ये फाउंडेशंस पे काम नहीं किया गया। हम जो है वो प्रोजेक्शन करते हैं, हम ऑप्टिक्स को मैनेज करते हैं, हम ये इकोसिस्टम ला रहे हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा इन्वेस्टर्स को। और ये आज से नहीं, मतलब अगर मैं अपने 3 डिकेड्स की अवेयरनेस में देखूँ तो ये पिछले 2-3 डिकेड्स में यही बातें सुनता आ रहा हूँ। अब इन्वेस्टर फ्रेंडली ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, अब बिज़नेस करना बहुत आसान हो जाएगा। जो चैलेंज है ना वो ये कि यार हमारे यहाँ, ठीक है, और मुल्कों में भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, 2 चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। मैंने कुछ यूज़ को स्टडी किया यार, कोडिफिकेशन, स्टैट्स, रिलायबिलिटी ऑफ नंबर्स। ठीक है, अगर मुझे आज काम करना है, से फॉर इंस्टेंस मुझे आज पानी की बोतल बेचनी है, मैं क्या स्टैट्स मुझे चाहिए होंगे और वो मुझे स्टैट्स कहाँ से मिलेंगे? नंबर 1। ठीक है, पाकिस्तान में कितने लोग जो हैं वो पानी की बोतल पीते हैं, बॉटल वाटर पीते हैं। ठीक है, एंड वेयर शुड आई गेट दैट स्टैट एंड हाउ इज़ द रिलायबिलिटी ऑफ दैट स्टैट? ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपको फौज दफर मौज नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, चाहे टैक्सेशन के ले लें, एक्साइज के ले लें, कस्टम्स के ले लें, लेबर लॉस के ले लें, वेलफेयर फंड के ले लें। यार जो आज की दौर में जो बंदा है वो जो इन्वेस्टर है वो चाहता है यार मुझे बिज़नेस पे काम करने के लिए बिज़नेस को फोकस करना है कि मुझे लॉज एंड रेगुलेशंस पे फोकस करना है। तो आई मस्ट से ये जो पूरे 10s ऑफ डिपार्टमेंट्स की हम बात करें और इसके ऊपर पूरे आर्टिकल्स लिखे गए हैं, पब्लिश किए गए हैं कि यार इतने डिपार्टमेंट्स हैं कि बंदा 30 डिपार्टमेंट्स को डील करता है, ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट, तो वेयर इट विल एंड अप। तो डिपार्टमेंट्स को कंसोलिडेट करना, सिंप्लीफाई करना टैक्स रिजीम को, कस्टम रिजीम को, एंड तीसरी चीज़ वहाँ पे पीपल सेंट्रिक लोग लेके आना जो कि कस्टमर सेंट्रिक हों, समझें इस चीज़ को कि यार ये वो किस चीज़ में पार्ट प्ले कर रहे हैं। एंड चौथी चीज़ स्टैट्स एंड कोडिफिकेशन, कि आप यूएस में भी जाएँ, आप एक पर्टिकुलर टीचर का भी देखेंगे ना कि टीचर कितने यूएस के अंदर आज काम कर रहे हैं, यू कैन गेट द डेटा ऑफ द यूएस। ठीक है, बट आज आप पाकिस्तान में किसी भी फील्ड की बात कर लें, यू वुड बी स्ट्रगल एंड आई एम श्योर दैट यू विल एंड वी विल नॉट बी एबल टू गेट द नंबर कि यार ये राइट नंबर है या नहीं है। एंड बिजनेस टुडेज इज़ ऑल अबाउट मार्केट इनसाइट्स, मार्केट इंटेलिजेंस। क्योंकि देखो वो दौर चला गया जब कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता था कि आपने कहा यार मैंने 10 बिलियन की लैंड लेके स्टार्ट करना है बिजनेस। इट्स नाउ स्मार्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। स्मार्ट आप क्या करते हो? मार्केटिंग करते हो, राइट। स्मार्ट जो है वो आप टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करते हो और स्मार्ट पीपल आप हायर करते हो, और ये तमाम चीज़ें लिंक होती हैं जो चीज़ें मैंने आपसे शेयर की। अच्छा, माशाल्लाह से आपने कई 100 लोगों को मेंटोर किया है। आपको क्या लगता है कि आज के जो नया प्रोफेशनल या इन जनरल फाइनेंस प्रोफेशनल या किसी फील्ड का प्रोफेशनल आ रहा है वो क्या मुख्तलिफ कर सकता है अपने पहले आने वाले लोगों से तेज़ी से एक्सलेट करने के लिए अपने कैरियर में? दैट्स वेरी पर्सनल थिंग विच आई मस्ट शेयर कि मैं इलेक्ट्रिक में भी फाइनेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम को हेड कर रहा था, एंड आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू ट्रेन एंड इवन बीइंग द मेंटर ऑफ 100+ ट्रेनिंग्स आउट देयर। जो चीज़ है ना वो ये कि यार उस दौर में आज से 10 ईयर्स पीछे, 20 ईयर्स पीछे, 30 ईयर्स पीछे हमारे पास इंफॉर्मेशन की इतनी विजिबिलिटी नहीं होती थी। ठीक है, तो अच्छा इसकी अब काउंटर साइड भी है, आज इन्फॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट है। ठीक है, आपके पास इतनी और ये इन्फॉर्मेशन थ्रेड है आज। ठीक है, तो एक जो चीज़ उसके लिए चैलेंज ये जो आज की दौर का बच्चा है कि इसके पास, जैसे हमें अगर आपको कहीं बाहर स्कॉलरशिप चाहिए हो आज से 20 ईयर्स पहले, तो आपके पास कोई वेबसाइट नहीं होती थी, आपके पास अखबार होंगे, आपके पास रेफरल होंगे, वो पूरा फिजिकली अप्लाई करते थे। बट आप क्लिक्स पे आप अप्लाई कर दो कि मैं पूरी दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जा सकता हूँ। तो उसको सबसे पहले तो बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन एंड व्हाट इज़ नॉलेज? ठीक है, और मैं इन्फॉर्मेशन को रिस्ट्रेन करूँ और मैं एब्सटेन करूँ और मैं नॉलेज को गेन करूँ।
ठीक है। अगर वो नॉलेजेबल नहीं है तो वो फिर सतही लेवल पे काम करेगा। तो सबसे पहले उसे अपने एंड पे इस चीज़ को करने की ज़रूरत है, और ये किसी भी फील्ड से ताल्लुक हो। एंड मैं इंटरेक्ट करता हूँ यंग जनरेशन से बहुत ज़्यादा, और मैं सीनियर लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, और वो सीनियर लोग जो यंग जनरेशन से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये इंजीनियरिंग में भी इशू आ रहा है, ये इशू डॉक्टर की फील्ड में भी आ रहा है, और ये इशू जो आ रहा है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी फील्ड और अकाउंटेंसी फील्ड में भी इन जनरल आ रहा है। लोग क्या कह रहे हैं, यार कंसंट्रेशन स्पैन नहीं है, ठीक है। तो ये तो उसकी डाउन साइड है। इन्फॉर्मेशन ओवरवेल्म्ड है, ओवरलोड है। इसमें से विजडम को, इसमें से नॉलेज को आपने एक्सट्रैक्ट करना है। बेहतर वो ये कर सकते हैं कि उनके पास एक बहुत बड़ा पूल अवेलेबल है, जो कि पूल हमें उस वक्त अवेलेबल नहीं था, ठीक है। और वो अपनी नॉलेज बेस पे काम करें, और वो अपनी एक्सपर्टीज़ बढ़ाएं, और वो बिजनेसेस को वो आइडियाज़ दे सकते हैं जिनको हम शायद सोच भी नहीं सकते थे उस वक्त, ठीक है। एंड दे आर मोर, आई मस्ट से कि वो बोल्ड हैं आज की जनरेशन काफ़ी, ठीक है। हम पहले अगर अपने बॉस को जाके उसके नाम से नहीं मुखातिब करने से डरते थे, या वो एक नॉर्म नहीं था, ठीक है। बट आज की बड़ी वाइड ओपन है, वो बात कर सकता है, वो अच्छी जो है उस आइडिया को पिच कर सकता है, उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर सकता है। उसको एक और एडवांटेज है, एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, कि हम इंटरेक्ट करते थे कि जिसने 70s या 80s में आँख खोली या 60s में आँख खोली, जो आज हमारी जनरेशन थी या जो 80s 90s में पैदा हुई, वो अपने 20-30 साल पुराने लोगों को इंटरेक्ट करती थी। बट आज जो जनरेशन है वो उन लोगों से इंटरेक्ट कर रही है जो 80s 90s में पैदा हुए, तो वो उनकी लैंग्वेज को ज़्यादा समझ सकते हैं। तो आई थिंक इट्स मोर अबाउट ओपननेस, इट्स मोर अबाउट कि आप अपने आप को नॉलेज पे लेके आएँ, और तीसरी चीज़ ये है कि आप उस चीज़ को एग्जीक्यूशन में लेके। जैसे कि आपने तस्करा किया है कि आज की जनरेशन है बड़े बड़े बिजनेस आइडियाज़ पेच कर सकती है, बट ये एक और सवाल की तरफ हमें लीड करता है, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो इस किस्म के बिजनेस लीडर्स क्रिएट कर रहा है जो नए बिजनेस आइडियाज सोच सकें और उन्हें पिच करके इम्प्लीमेंट करवा सकें? एक मज़े की बात, मैं हार्वर्ड के साथ भी कनेक्टेड हूँ, उनके अप्रूव्ड जो है वो एजुकेटर में, एनसीईआरटी के साथ भी, और एजुकेशन में मैंने ट्रेनिंग के हवाले से इसके पढ़ा भी है। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना एक चीज़ है, और हाउ टू इम्पार्ट ट्रेनिंग, टीचिंग, दिस इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सब्जेक्ट, जिस पे पूरी फिलोसफीज होती हैं, PhD कराया जाता है। अनफॉर्चुनेट है कि हम जो है वो बात जो करते हैं वो उस पर तो करते हैं कि नॉलेज कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बट हम जो मिसिंग फैक्टर है वो है हाउ, कैसे। मतलब आज अगर किसी परचून वाले से, पान वाले से, किसी भी ऐसे बंदे से, रेडी वाले से आप बात करें यार आइडिया, तो वो आइडियाज़ तो ले आएगा। आइडियाज़ जनरेट करने इज़ नॉट द की थिंग कि यार ये कर लें तो ऐसा हो जाएगा, ये कर लें तो ऐसा हो जाएगा, पाकिस्तान में दूध की नहरें बहेंगी, यूँ कर लेंगे। बट द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हाउ, इस पे काम करने की ज़रूरत है, जो कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इन जनरल कॉलेजेस जो है वो इस चीज़ पे काम नहीं करते। वो ये कहते हैं नॉलेज की और इन्फॉर्मेशन कुछ आती है सारी, बट हाउ वाले पार्ट के ऊपर अभी भी गैप है। और आपको क्या लगता है कैसे फिक्स किया जा सकता है इसको? यार इसको देखें, इवन आप MBAs की बात करें, अपार्ट फ्रॉम 1 2 3 कैपेबल जो रेपुटेबल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको अगर हम हटा दें तो हमारे पास बहुत ही कोई पीछे बचता ही नहीं है। सेकंड टियर के अंदर हम एकदम से नीचे गिर जाते हैं, यार हम क्या करें। और मैं इंटरेक्ट करता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, तमाम MBAs, तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज़ के और मिड टियर यूनिवर्सिटीज़ के, इनकी जो फैकल्टी है, ठीक है, और इनकी जो ओनर्स हैं, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है और पावर है, उसको बड़ा एम्पावर करने की और रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। और ये एक नेशनल कॉज होना चाहिए कि अगर आपकी जो प्रोडक्ट निकल रही है, एंड प्रोडक्ट जो निकल रही है, वो कहाँ जा रही है, वो किस चीज़ के हिसाब से जो है वो मार्केट फिट है या नहीं है। और तीसरी चीज़ ये कि वो ख़ुद भी इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि उन्हें ऊपर जाना है। जैसे मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, एक गोरे को एक कॉलेज यूनिवर्सिटी ने हायर किया, और उसने कहा कि यार हम जो है अभी टॉप टियर में नहीं है, हम 1 या 2 जो है वो बनना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ काम करें। एंड आई मेट विद द गाय, उसने उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, और उसने उसके ओनर को जाके पिच किया आइडियाज़ कि हमें ये करने की ज़रूरत है। एंड यू वुड नॉट बी सरप्राइज टू नो कि उसने किसी आइडिया को जो है अडॉप्ट नहीं किया। क्योंकि वो कह रहा था हम कमर्शलाइज चल रहे हैं, हमें इसी तरह चलने दो, ठीक है, हम बनना चाहते हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट। क्योंकि शॉर्ट टर्म में जब आप बात करोगे कि यार एक बच्चा अगर 10,000 15,000 एक फीस दे के पढ़ रहा है कॉलेज के अंदर पर सब्जेक्ट, से फॉर इंस्टेंस 20,000 व्हाटएवर जो भी करंटली अभी है, और वो आपने दोबारा री इन्वेस्ट कर देनी है, वो अपने प्रॉफिट के तौर पर लेके नहीं जानी। और इसका जो इम्पैक्ट है वो शॉर्ट टर्म में ये होगा कि आपके 2-3 साल के प्रॉफिट, 5 साल के प्रॉफिट एकदम रिड्यूस हो जाएंगे, आपका जो रेवेन्यू है, सरप्लस जो है वो आपका कम हो जाएगा। बट 5 साल बाद जो ब्रांड बनाओगे उससे ये मल्टीप्लायर होगा, बट वो शॉर्ट टर्म में जो है लूज़ करने को कोई तैयार नहीं है। अच्छा, AI ऑटोमेशन ने अभी हमने देखा है उसका बूम देख रहे हैं, या अडॉप्शन वाला एरिया देख रहे हैं कि वो आ गया है, एवरीवन इज़ अवेयर, कुछ लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, कुछ के प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये फाइनेंस फील्ड को कितना अफेक्ट करेगा, और क्या अकाउंटेंट्स की नीड और रिक्वायरमेंट आने वाली ह्यूमन रिसोर्स मार्केट में कम होने वाली है, या ये नए अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोलेगा हमारे लिए? इस पर बहुत डिबेट हो रही है। और एक तो ये कि अफेक्ट कर दिया है, हम ये कह रहे हैं अफेक्ट नहीं किया तो ये, या अफेक्ट करेगा, तो अफेक्ट तो कर दिया है, ठीक है। और इसमें 2
स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक तो कहता है कि नहीं यार ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक कहता है इससे जो है वो फ़र्क पड़ जाएगा, फिर फ़र्क पड़ने में भी कितना फ़र्क पड़ेगा। अच्छा देखो, ह्यूमन इंटेलेक्ट या इंटेलिजेंस का हम अभी उस लेवल पे जाना चाह रहे हैं, जनरेटिव AI जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, और कुछ रिसर्चेस भी हैं, कोई कहती है 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ, कोई 10 ईयर्स कहती है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस इक्विवेलेंस आ जाएगी। बट जो अभी मैं आपको एक केस इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट शेयर करता हूँ, वो ये कि मैं केस स्टडीज़ वगैरह लिखता हूँ इस डोमेन में। मैंने एक केस स्टडी लिखी जो कि लीडरशिप पे थी, ठीक है, वो लम्स में मैंने दी, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया एशियन मैनेजमेंट रिसर्च एंड केस जर्नल पे। मैं वो अटेंड करने गया, ठीक है, इस्लामाबाद, और वहाँ पे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अपनी केस स्टडीज़ और रिसर्च को शेयर कर रहे थे। जो वहाँ पे केस स्टडी आई और रिसर्च थी रादर, उसमें उन्होंने बात की कि यार हमने एक AI की बेस पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम लेके आए और हमें अब ह्यूमन इंटरवेंशन को हम ख़त्म कर देंगे। आप क्या करेंगे, एक मोबाइल के में अंदर ऐप अवेलेबल है, उस ऐप के साथ आप क्या कर रहे हैं कि ह्यूमन इंटरवेंशंस जितनी भी हो रही हैं जो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड हैं, वो सारी डॉक्यूमेंटेड हो रही हैं, और आप ये करेंगे उसके अंदर बाय क्वार्टर, पीरियड एंड और ईयर एंड वो आपकी तमाम जो है वो इवैल्यूएशन करता जाएगा। इवन अगर आप अपने एम्प्लॉय से ज़ोर से बात कर रहे हो तो वो क्या करेगा, आपको नेगेटिव स्कोरिंग, आपका मोबाइल ऑटो पे उसको डिटेक्ट कर लेगा। ओके, मतलब दैट इज के। बट उसमें पता कैच किया था उन्होंने, कहा यार इसकी डाउन साइड है। उन्होंने डाउन साइड ये है इसकी कि इसमें पूरे AI सिस्टम में जो है वो बिहेवियर रिकग्निशन जो है उसको उसने कंसीडर ही नहीं किया कि अगर किसी एम्प्लॉय को ज़ोर से बात की गई तो उसके पीछे रीज़न क्या था। ठीक है, वो ये तो नोट कर लेगा कि यार ये ज़्यादा हाई टोन पे बात की है तो इसको जो है वो नेगेटिव स्कोरिंग करें, इसको स्कोर ना दें। बट वो क्यों की, क्या टारगेट्स कम थे, क्या चीज़ थी, तो उसने कहा ह्यूमन इंटेलिजेंस स्टिल रिक्वायर्ड। तो अभी AI में मेरा ख्याल है टाइम है। फाइनेंस की फील्ड जो है वो इतनी आसानी से जो है जॉब्स ख़त्म नहीं होंगी, बल्कि आई थिंक फाइनेंस के लोगों को AI को अडॉप्ट करना चाहिए, नंबर 1, और देखना चाहिए कि हम AI को यूज़ करके किस तरीके से बेहतर फाइनेंस को प्रोजेक्ट कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट सेंचुरी एंड गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, माशाल्लाह से आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है और लोकल एक्सपोजर भी है, तो आपको क्या लगता है लोकल बिजनेस क्या लैक कर रहे हैं कम्पीट करने के लिए ग्लोबल स्टेज पे? लोकल बिजनेस में हम काफ़ी चीज़ें तो हमने डिस्कस की, ठीक है। आई थिंक देखो मैं ऑब्जर्व भी करता हूँ चीज़ों को, इसमें जो लोकल बिजनेसेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि जिस तरह ब्रांडिंग होती है ना, प्रोडक्ट ब्रांडिंग होती है, राइट, इस तरह कंपनी ब्रांडिंग होती है, ठीक है। टोयोटा है तो टोयोटा ऐसा कंपनी ब्रांड है, उसकी करोला गाड़ी है, उसकी रेवो गाड़ी है, वो ब्रांड है। देन उसकी ऑर्गेनाइजेशन की पेरेंट एंटिटी की ब्रांडिंग है, टोयोटा जापान की ब्रांडिंग है। बट हम ऑल्सो बात करेंगे यार, कंपनीज की अलावा कंट्रीज़ की भी ब्रांडिंग होती है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना। द वे योर कंट्री पोजिशन इट्ससेल्फ इन द ग्लोब मैटर्स अ लॉट। कोई चीज़ आप यहाँ से बैठ के पाकिस्तानी ब्रांड पे पिच करें, कोई चीज़ आप US ब्रांड पे पिच करें, उसके डायनामिक्स भी बदल जाएंगे। तो मुझे लगता है जो लोकल बिजनेस को बहुत बड़ा चैलेंज आता है। इवन आप छोटी सी एग्जांपल ले लो, मनी, अगर आपने पैसे लेने हैं किसी ग्लोबल चीज़ के अगेंस्ट, आप देखते हो कि सोशल मीडिया पे पीपल आर टॉकिंग लॉट कि यार क्या इशूज़ फेस हो रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे, पैसे डिडक्ट करके आ रहे हैं, ये नहीं है विजिबिलिटी, एक दो कंपनीज या जो ब्रांड है जो सर्विसेज दे रहे हैं उनके साथ कितने इशूज़ हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो चैलेंज है वो ये है कि हमें जो है वो पाकिस्तान का ब्रांड इंप्रूव करना है, और साथ में जो इकोसिस्टम में जो फंडामेंटल्स हैं, जैसे जब हम बाहर काम करते हैं जिसमें एक तो पेमेंट का, एक्सचेंज का है, नंबर 2 टैक्सेशन रिजीम्स हैं, इनको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। जैसे माशाल्लाह से आपको मौका मिला ICAP की मल्टीपल कमेटीज़ में सर्व करने का, तो आपको क्या लगता है ये जो हमारे फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की बात हो रही है या जो हुई हैं, उनका आने वाले सालों में क्या इफेक्ट दिखता है? देखिए ICAP तो रिकमेंडेशन देती है अपनी, ठीक है, और उसको अडॉप्ट करना ना करना वो FBR और गवर्नमेंट ऑफ की सवाबदीद में होता है। अच्छी चीज़ ये कि एक ICAP एक थ्राइविंग जो है वो मैकेनिज़्म के तहत हर साल, और अभी कल भी हमारी एक मीटिंग थी फिस्कल रिफॉर्म लॉस की कमेटी की जो मैंने अटेंड की। तो हमें बीइंग जो ऐसा स्टैट्यूटरी बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी, हमें अपना इनपुट देता रहना चाहिए, ठीक है, और हम वो देते भी आ रहे हैं। और हम ये नहीं कह सकते कि यार चीज़ें बेहतर नहीं हुई पाकिस्तान में, चीज़ें बेहतर भी हुई हैं, बट उस स्केल पे बेहतरी नहीं हो रही जिस तरह हम चाहते हैं या नई जनरेशन चाहती है। तो बेहतरी आएगी, ग्रेजुअली है, थोड़ा स्लो प्रोसेस है, और ICAP ऐसा बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। मैं 2 कमेटीज़ में हूँ, फिस्कल लॉ कमेटी में और इंक्यूबेशन कमेटी में जो स्टार्टअप्स पे काम करती है, और उसका एक बहुत ही मॉडल ऑपरेंडी के तहत मीटिंग्स वगैरह होती हैं, इनपुट्स दिए जाते हैं, तो वो एक मैकेनिज्म चल रहा होता है। अच्छा, माशाल्लाह से आप भी ICAP का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं इस बार, तो आपका क्या विजन है
अगर आप इलेक्ट होते हैं इंशाल्लाह? ICAP में last time I also contested, and I must say thanks to all the members and well-wishers who supported me. At that time I secured 1400 votes and around 1400 votes and came 10th. विजन हमेशा लिंक होता है चैलेंज से या रूम फॉर इम्प्रूवमेंट होती है, तो आप एक एनविजन करते हो कि यार हमें ये करना चाहिए. आई हैव अ वेरी क्लियर विजन फॉर ICAP की एक हमारा जो लेगेसी है, अब तक बहुत ICAP ने अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी इन द बिजनेस भी इन द प्रैक्टिस निकाले, बट यहाँ से आगे लेके जाना है एक उस जनरेशन ने, एक उस लीडरशिप ने जो अगले 20, 30, 40, 50 ईयर्स का सोच रही है, जो कनेक्टेड है मेम्बर्स के साथ. तो एक तो विजन ये है कि यार हमें अपने आप को एक इंडिपेंडेंट बॉडी, एक रिप्यूटेड बॉडी, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है. नेक्स्ट लेवल मीन्स कि इंडिपेंडेंस जो है हमारी जो एक ब्रांड इमेज है, वो हमारी जो प्रेस्टीज है वो कंटिन्यूटी में रहे. नंबर 2 जो ICAP के हवाले से इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि हमारे पास क्लियर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम जो मेंबरशिप बेस है उसको कहाँ देखते हैं. और इट्स नॉट अबाउट डैट कि हम यार स्टूडेंट डाल रहे हैं और फिर स्टूडेंट निकाल रहे हैं. इट हैज़ टू बी अ हॉलिस्टिक एंड टू एंड इंटीग्रेटेड प्लानिंग, जिस तरह कॉर्पोरेट में की जाती है. तो इफ़ आई वर सेलेक्टेड इंशाल्लाह विद द सपोर्ट ऑफ द मेंबर्स, देन आई हैव 3 क्लियर प्रायोरिटीज़ फॉर ICAP. नंबर 1 इज़ टू वर्क ऑन गवर्नेंस, स्ट्रेटजी एंड विजन. ठीक है, जिसमें हम बात करें कि यार ICAP का 2030, 2040 का क्या जो है वो विजन है, और क्या मेंबर बेस देखते हैं हम अपने आप को बेंचमार्क करें दूसरे इंस्टीट्यूट से कि उनके पास पॉपुलेशन कितनी थी उनके कंट्री में और कितने लोग निकले, उनके ग्लोबल फुटप्रिंट किस तरह उन्होंने बनाया. ठीक है, हम अपने सेक्रेटरीट को कितना फर्दर स्ट्रेंथन कर सकते हैं, किस तरह हम जो है वो कॉर्पोरेट एक सेटिंग्स ला सकते हैं. और आई थिंक रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हर जगह होता है. ठीक है, और इंस्टीट्यूट भी इवॉल्व कर रहा है ओवर द पीरियड, एक बहुत शानदार जो है पास्ट रहा है. सेकंड जो है वो मेरा एरिया है कि वैल्यू फॉर मेंबरशिप, जिसमें हम मेंबर्स को एम्पावर करें कि इट्स नॉट अबाउट कि यार मैं सिर्फ एनुअल सब्सक्रिप्शन और न्यूज़लेटर और कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार्स पे अपने आप को रजिस्टर करता हूँ. ICAP बहुत ज़्यादा काम कर रहा है ऑलरेडी, बट और फर्दर किस तरह मैं वैल्यू और प्रेस्टीज फील करूँ. ठीक है, मेरी परसीव वैल्यू फॉर द मेंबरशिप बहुत ज़्यादा हो. तो ये दूसरा एरिया है जिसमें मैं अपने प्रायोरिटी में मैंने रखा हुआ है. एंड तीसरा एरिया जो है वो स्टूडेंट बेस है. अच्छा, जो सेकंड में मैं एक और बात कहूँ कि हमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स हम ले सकते हैं. से फॉर इंस्टेंस सेली सर्विस हम इस तरह लेके आए हैं मेंबर्स के लिए कि यार उनको बड़ा कस्टमाइज अपने आप को देख सकें, उनके पास ऐसी कोचिंग और मेंटोरिंग अवेलेबल हो. इट्स नॉट अबाउट टेक्निकल कोचिंग और मेंटोरिंग, इट्स अबाउट द लाइफ साइकिल, उसकी जो पर्सनल चैलेंजेस हैं. कोई बंदा मूव हो रहा है बाहर तो उसके पास क्या जो इकोसिस्टम अवेलेबल है, और बहुत सारा काम चैप्टर्स वगैरह उस पर ऑलरेडी कर रहे हैं. तीसरा जो एरिया मैं बात कर रहा हूँ, इसमें हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, बिकॉज स्टूडेंट्स आर द कोर ऑफ आर प्रोफेशन एंड इंस्टीट्यूट. ये स्टूडेंट्स जो होते हैं ये कल को मेंबर बनते हैं. यही बच्चा अपनी फर्म में भी जाता है, इंडस्ट्री में भी जाता है, गवर्नमेंट से भी रिप्रेजेंट करता है. तो मेरा बड़ा क्लियर विजन है कि हम किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने एजुकेशन स्कीम को. और जो मैं एक्सपर्टीज़ अपनी देखता हूँ मैं इस पर भी बात करूँगा, स्टूडेंट को किस तरह एक्सपीरियंस अच्छा दे सकते हैं. ठीक है, एंड तीसरी ये कि उसके जो चैलेंजेस हैं, उसके जो टच बेस हैं, वो हम किस तरह इम्प्रूव करें. एंड लास्टली क्योंकि मैंने अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम किया हुआ है इंस्टीट्यूट के साथ, कि एक बच्चा जब क्वालिफाई होता है तो उसको उस वक्त समझ नहीं आता कि यार मैं क्या करूं. हमारे पास एक ही क्वेश्चन होता है कि यार हम इंडस्ट्री रहें, फर्म रहें. बट जो चैलेंज है वो ये है कि उस बच्चे को हम डे 1 से द मोमेंट ही और शी जॉइंट ICAP, दे मस्ट बी नोइंग कि यार हमारे पास एंड प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं. जैसे मैं आपको बताऊं, एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, उसने जो है वो करियर पास डिफाइन किए हैं, और वो कहता है कि हम ओवर द पीरियड टिल द टाइम ऑफ क्वालिफिकेशन काम करेंगे बच्चे के ऊपर कि वो कहाँ एंड जर्नी चाहता है. क्या वो ऑडिट चाहता है, गवर्नेंस चाहता है, टैक्स में जाना चाहता है, या वो जाना चाहता है CFO या फाइनेंस के राउट में, या वो मर्जर एक्विजिशन में जाना चाहता है. ठीक है, या लास्टली वो कोई SOEs को ज्वाइन करना चाहता है, या कोई वो डेटा या AI में जाना चाहता है. तो ये कहलाते हैं करियर ट्रैक्स. और ये बड़ा भी मैं समझता हूँ एक मिसिंग लिंक है, और इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है. What expertise I'll be bringing, that is very important, because I worked in change management and turnaround. एजुकेशन स्कीम का चेंज हो जाना, इट्स नॉट द चेंज ऑफ एजुकेशन स्कीम ओनली, इट्स ऑल्सो अ चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस. क्या वो चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, कितना इफेक्टिव है, कितना इफेक्टिव नहीं है. The other thing is governance. I worked with the Aramco governance implementation for their joint venture in Pakistan, and also in K Electric worked on all the governance intervention at that time as well. So that's very important कि governance, people, system, processes, ठीक है, स्ट्रक्चर्स क्या होना चाहिए. तो एंड उसको रिविजिट करने की ऑल द टाइम ज़रूरत होती है. तो मैं गवर्नेंस जो है वो एक्सपर्टीज़ जो आई विल इंशाल्लाह implement whatever I best I can do. And lastly, it's about the relationship with the government.
आई ऑल्सो हैड द एक्सपीरियंस टू डील विद नैब, FIA इन माई पास्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो गवर्नमेंट से भी हमारी डीलिंग होती है कि उस तरह स्टेक होल्डर्स को किस तरह मैनेज करना है। तो दीज आर द एक्सपर्टीज एंड विद दिस विजन आई मस्ट से कि आई फील प्राइड इन टेकिंग दिस चैलेंज। अच्छा, माशाल्लाह से आपने ये तो बड़ा डिटेल के अंदर कवर कर लिया कि स्टूडेंट्स के लिए आप क्या क्या ऐड करना चाह रहे हैं, बट जैसे वोटिंग पावर तो मेंबर्स के पास है, माशाल्लाह से आप भी मेंबर हैं। क्या मेंबर्स के लिए इंस्टीट्यूट वो सब कर रहा है जो मेंबर उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड आर द मेंबर्स रियली सेटिस्फाइड? अच्छा, ये बड़ा आपने चुपता हुआ सवाल पूछ लिया जो कि इलेक्शन के दिनों में काफ़ी रेलेवेंट होता है। अच्छा, हमें इसको 2 एंगल से देखने की ज़रूरत है। एक तो ये कि यार हम 100% पॉपुलेशन को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, और उसमें हमेशा एक जो है वो होते हैं लोग, जो कि अच्छी बात है, जो कि कहते हैं आप मतलब आज कुछ भी कर लें तो वो कहेंगे यार ये गैप है। हाँ, बस हम पुश करेंगे परफेक्शन की साइड। हाँ, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि, और ये हमारे इंस्टीट्यूट नहीं, ये हर इंस्टीट्यूट का चैलेंज है। आप दुनिया का टॉप इंस्टीट्यूट भी ले लें तो उसमें भी आपको ऐसे 1-2-3% वहाँ पे, ठीक है, परसेंटेज डिफरेंट होगी, बट वो जो आपका मेंबर जो है वो नाखुश नज़र आएगा। मेरा व्यू हमेशा से ये रहा है कि यार हमने जब भी स्टेक होल्डर मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। सोल्यूशन पे हर कोई काम कर लेता है कि यार ये सोल्यूशन होना चाहिए, सोल्यूशन चाहिए। बल्कि एक फिलोसफर था, उसने बड़ी अच्छी बात की कि अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाए ना तो 70% तो वहीं रिजॉल्व हो जाती है। तो जैसे मैं बात करूँ कि मैं 3 चीज़ों पे काम कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के ऊपर, तो मैंने काफ़ी इंटरेक्ट किया कासा के स्टूडेंट से, और उनके साथ मैंने पूरे जो टॉप 10 इशूज़ हैं उनके वो डिस्कस किए कि वो हमें राइट इशू का पता होना बड़ा ज़रूरी है। और जो स्टूडेंट की जर्नी है, द मोमेंट ही इंटर्ड इनटू चार्टर्ड अकाउंटेंसी टिल द डे ही पासेस शी पासेस, वो एक फेज़ है उसका। उस जर्नी में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। उस लाइफ साइकिल के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है। एक होता है ना स्टोरी टेलिंग बोर्ड होता है, तो हमें स्टोरी टेलिंग बोर्ड जो है वो बनाना है जो है स्टूडेंट का। लाइक वाइज एंड आई मस्ट से कि हमें एक मेंबर्स का भी एक पूरी जर्नी बनानी है टिल द टाइम वो मेंबर बना, वहाँ से लेके एंड तक। और मेंबर खुश नहीं है, इसके कुछ स्टेट्स वगैरह तो हमें मिल सकते हैं, बट मैं अगर बात करूँ तो यस, ऐसे बहुत सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने अपनी मेंबरशिप रिलिंक्विश कर दी, कंटिन्यू नहीं की, और उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मेरा पॉइंट ये है कि हम मेंबर्स को एटलीस्ट कनेक्ट करें इन अ मैनर कि उससे पर्सनलाइज वे में बात करें, उससे हम डिस्कस करें कि व्हाट आर द चैलेंजेस, और उनके सेगमेंट्स बनाएं, मुख्तलिफ पर्सोनाज हों कि यार ये एक मेंबर सेगमेंट है, जैसे अब ओवरसीज़ मेंबर है उसकी डिफरेंट नीड्स हैं ऑल टुगेदर। आप ओवरसीज़ मेंबर को एक लोकल मेंबर्स की जो नीड्स हैं उससे मैच नहीं कर सकते। वो एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में बैठा है, इंटरनेशनल मार्केट को फेस कर रहा है, उसके डायनामिक्स डिफरेंट हैं, तो उसकी क्या नीड्स हैं, उसकी क्या फंडिंग रिक्वायरमेंट हैं, या जो भी उसके वो मसाइल जिसकी बेसिस पे वो चाहता है कि मैं अपने इंस्टीट्यूट के नाम को आगे लेके जाऊँ। जो हमारे मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं जो इस तरह ओवरसीज़ को डील कर रहे हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, उनकी कितनी सुनवाई हो रही है, और इस पर काम मैं कह रहा हूँ अगेन, मैं इसको बहुत पॉजिटिव दिखता हूँ कि पॉजिटिवली काम हुआ है, बट हमें नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है। तो उसके लिए अगेन एक नया बंदा आता है, वो एक नई एनर्जी लेके आता है। तो मेंबर्स में मेंबर्स की सेगमेंटेशन करने की ज़रूरत है, ओवरसीज़, लोकल, फर्म्स, इंडस्ट्री, एंटरप्रेन्योरशिप, SOEs, और उनकी जो है टॉप प्रायोरिटीज़ हमें मालूम होना चाहिए। और ये काम एक अकेले बंदे का नहीं है, ये पूरी एक माइंडसेट का काम है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप बात करते हो ये ICAP की गवर्निंग काउंसिल में आना, इट्स अ पब्लिक सर्विस इन अ वे, ठीक है, जो कि आपको बहुत सारी जगहों पे आपको बड़े चैलेंज होते हैं, आप पूरा टेन्योर गुजार देते हो, बट पीपल स्टिल फील कि नहीं यार ये गैप्स रह गए। तो मेंबर्स को उनको वो वैल्यू करवाना पड़ती, उनको रिलेट कराना कि यार हम जो कर रहे हैं वो दूसरे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के कितना बेंचमार्क है। अगर आप आज मुझसे पूछें तो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि हाँ यार मेरी इंस्टीट्यूट मेरा भी वही चीज़ें दे रहा है जो कि एक टॉप लेवल का इंस्टीट्यूट दे रहा है, ठीक है। और जो नेटवर्किंग इवेंट्स हैं, सेमिनार्स हैं, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ अ पर्सनलाइज्ड टच। क्या उसके लिए क्या पर्सनलाइज ऐसी चीज़ की जाए जो वो इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड रहना अपने आप को लाजमी समझे, ठीक है। तो आई विल वर्क फॉर दिस एंड विद द टीम एंड विद आई विल शेयर द आइडिया विद द अदर मेंबर्स एज वेल ऑफ द काउंसिल इंशाल्लाह, कि किस तरीके से हमें उस एक्सपीरियंस को, स्टूडेंट एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना है, और किस तरह हमें मेंबर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना है, ताकि वो मेंबर प्राइड ले सके, प्राउड फील करे कि यार मेरे लिए ये चीज़ें इनोवेटिव मैनर्स में हो रही हैं, और बहुत सारा काम होता भी रहा है, हो भी रहा है, और इसको अब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की ज़रूरत है। क्योंकि मेंबर्स के डायनामिक्स भी चेंज हो गए, क्योंकि आपने जैसे कहा कि नए मेंबर्स आ रहे हैं, नई जनरेशन के लोग आ रहे हैं, नाउ दे हैव डिफरेंट नीड्स, डिफरेंट जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो हमें, जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल लूँ कि मुझे लगता है कि एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी
एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि यार हमें किससे क्या कम्युनिकेट करना है, किस तरह कम्युनिकेट करना है, मेंबर से आप कनेक्ट करते हो, उसके कि क्या ग्रीवेंसेस हैं वो किस तरह होते हैं। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ लगती है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरीके से एक अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाते हैं। फिर जो मैंने बात की थी गवर्नेंस में कि आपने जो विज़न है वो सिर्फ मेरा विज़न नहीं होगा, काउंसिल का विज़न नहीं होगा, ठीक है, आईकेप सेक्रेटेरिएट का विज़न नहीं होगा, यार ये इंस्टीट्यूट हम सब का है, हम सब मेंबर्स जो हैं इसको ओन करते हैं। तो ये पूरे मेंबर्स का जो है विजन होगा कि हम अपने इंस्टीट्यूट को कहाँ देखना चाहते हैं, ठीक है, हम ग्लोबली इसको कहाँ पोजीशन करना चाहते हैं, हमारे लिए क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या हमारे लिए डाउन द लाइन हमें जो टैक्टिक्स अपनानी है, हमें जो है गोल्स बनाने हैं। और ये पूरा और इट विल नॉट मैटर कि मैं आऊँ या मैं चला जाऊँ, कोई दूसरी कौंसल आए, वो हम जो विज़न लॉक करें, जो हम अपने रोड मैप लॉक करें, वो इट विल कंटिन्यू टू बी देयर। अच्छा, रैपिड फायर की तरफ बढ़ते हैं। लॉन्ग मीटिंग्स में आप क्या प्रेफर करते हैं, कॉफ़ी और टी? कॉफ़ी। कौन सी बुक है जिसने आपकी लीडरशिप स्टाइल को इन्फ्लुएंस किया? अच्छा, मैं रिसेंटली 3-4 बुक्स पढ़ रहा हूँ। इसमें जो अभी माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्या नाडेला की जो किताब है वो बड़ी अच्छी थी, हिट रिफ्रेश, ठीक है। तो इट रियली टच मी कि यार द वे ही स्टार्टेड और उसने किस तरह उस माइक्रोसॉफ्ट को, जो कि एक बहुत ही ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन था, एक वर्ल्ड का नाम था, एक 2013 में बिल्कुल डाउनफॉल पे चली गई थी, ठीक है, और उसने उसका वो किस तरह रिवाइव किया। अच्छा, एज अ फाइनेंशियल लीडर आप फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स को कैसे देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, कि उनका क्या फ्यूचर है? देयर इज़ अ जॉब डिमांड में है हमारा प्रोफेशन अभी भी, या डिमांड वो डिक्लाइन कर रही है? नहीं, डिमांड में तो है हमारा प्रोफेशन, बट हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जो बच्चा निकल रहा है वो किस क्वालिटी का निकल रहा है, क्योंकि बिजनेसेस आर ग्रोइंग, नए बिजनेसेस आ रहे हैं, ठीक है, बंद भी हो रहे हैं, वो एक अलग इशू है, बट स्टिल वी नीड पीपल। ख़ासतौर पे जो BPO सर्विसेज आई हैं, क्योंकि आपको उसको लिंक करना पड़ेगा, दे नीड मतलब मैसिव अमाउंट ऑफ पीपल, वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो बाय वर्च्यू ऑफ दैट देयर इज़ स्टिल नीड ऑफ द अकाउंटेंट्स, उनकी आप कॉनोटेशन मतलब चेंज हो गई है, एंड रिजल्ट चेंज हो गई है, बट वो स्टिल हमारी ज़रूरत में है। अगर आप फाइनेंशियल लीडर नहीं होते तो फिर क्या होते हैं? यार मैं फाइनेंस तो मुझे MBA करके, बल्कि MBA अब मैं लाइफ को इवॉल्व कर रहा हूँ, तो आई वुड हैव चूजन द फील्ड ऑफ PhD, और मैं किसी यूनिवर्सिटी में टॉप की आईवी लीग यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहता। अगर मुझे आज रिलीव करने का कहा जाए या दोबारा चॉइस दी जाए, तो मुझे रिसर्च करना, पढ़ना और PhD करके यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, इनोवेट करना, that really strikes me now. अच्छा, वन लाइन मैसेज जो आप यूथ को देना चाहें? अच्छा, वन लाइन ये कि विद ऑल द चैलेंजेस, ठीक है, बेवस्ता रहे शजर से, उम्मीदें बाहर रख। सही। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। आई होप हमारी ऑडियंस को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू, एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू यू एंड योर टीम, एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, कि जो आप शेयर कर रहे हैं नॉलेज को, एंड आई थिंक ये बहुत ज़्यादा लेवल पे होनी चाहिए, और इसकी भी एक एपेटाइट क्रिएट करनी चाहिए, ताकि हम कनेक्ट करा सकें मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ डिसिप्लिन के साथ, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट के साथ, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव के साथ। चलें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में। ओके।